स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, सेलेक्ट द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग थोड़ा हेवी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है कि मिडिल ईस्ट का वाटर क्राइसिस को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अगर वो नहीं सॉल्व करते हैं हम लोग कुछ ही साल की दूरी पे हैं जहां वाटर वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो समस्या गंभीर है। तो सबसे पहले समझिए कि ये मिडिल ईस्ट जो है ये डे वन से वाटर स्ट्रेस था, यानी कि ऐसा नहीं कि वहाँ बारिश नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ सीजनल है। जैसे कि इंडिया जब से पहले हमें डैम बनाने की बीमारी लगी है, उससे पहले भारत में नदी रहते थे और उसमें बहुत सारे मेजर नदी हमेशा चलता रहता था। मतलब गर्मी में सिकुड़ता था, खत्म नहीं होता था। और यह सब जगह पे डे वन से, यानी कि आप बात करो 1800 से बारिश होता था, नदी फैलता था, गर्मी तक में खत्म हो जाता था। सीजनल था, मतलब नदी इनके पास वैसा कांस्टेंट नहीं, जैसे ब्रह्मपुत्रा है या गंगा है वैसा कांस्टेंट नहीं था। तो डे वन से इनका हालत खराब था। लेकिन वो ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये लोग फूक लिए और ये मैनेजमेंट इतना खराब किए, चाहे वो इजिप्ट लीजिए, चाहे आप ईरान लीजिए, चाहे ये पूरे एरिया को देखिए। सब लोग इतना गलत तरीके से ये किए, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस किए वाटर का, कि हालत बद से बदतर हो गया। मतलब जो चीज़ माइनर इनकन्वीनियंस होना चाहिए वो मेजर वॉर इवेंट बन गया है। मतलब कि सब देश एक दूसरे देश से लड़ाई करने को तैयार है। ईरान बोल रहा है कि हम इस पे फोड़ देंगे, वो बोल रहा है हम इस पे फोड़ देंगे, इजिप्ट बोल रहा है हम सूडान को फोड़ देंगे। सब एक दूसरे को फोड़ने होते हैं और एक्चुअली रेडी हैं कि आर्मी लेके अटैक करेंगे। मजाक भी नहीं हो रहा है। मतलब कि सिचुएशन बहुत सीरियस है और ये माइग्रेशन क्राइसिस बनाता है सब के लिए। यानी कि इतने सारे लोग अगर पानी से खत्म हो जाते हैं तो वो सब लोग इधर उधर जाने लगेंगे, यूरोप में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, सब। तो वो सबके लिए एक समस्या बन जाता है कि मतलब सबके लिए सबसे बेस्ट वही है कि यहाँ समस्या समाधान करो, ना कि मतलब जो हो रहा है होने दो। क्योंकि आप सोचोगे कि इमिग्रेशन से आपको प्रॉब्लम है, भले एग्जैक्टली आपके देश को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आपके बगल वाले देश की बैंड बजने लगी, पेनल्टी घूम फिर के आ ही जाता है। तो ये सबके लिए, चाहे वो ईरान लीजिए, इजिप्ट लीजिए, जो जितने और लोग हैं घूम फिर के वही है। तो यहाँ पे समझिए कि तो डिसैलिनेशन ये क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक के बारे में बात करूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में वो सारे उस देशों के बारे में जिनके पास सी बॉर्डर है। अफगानिस्तान का बात नहीं करेंगे, उनका सी बॉर्डर नहीं है, वो लटके हुए हैं। तो जिनके पास सी बॉर्डर, उनका समस्या सुलझाया जा सकता है। तो अभी हम लोग डिसैलिनेशन करके क्यों नहीं सॉल्व कर देते? क्योंकि डिसैलिनेशन पैसा में आग लगाता है। चाहे इजराइल का ही लीजिए, बहुत पैसा खाता है, तब जाके वो थोड़ा सा पानी देता है और वो इकोलॉजी की भी बैंड बजा देता है। सबसे बुरा इकोलॉजिकल सिचुएशन में आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। एनर्जी कम खाता है वो, उसके अच्छा बात है। एनर्जी मतलब आपका कितना मेगावाट आवर वो खा रहा है वो कम होता है, बल्ले बल्ले। पेनल्टी है कि जो ब्राइन निकलता है वो इतना कॉन्सेंट्रेट होता है कि वो पूरा समुद्र का एक एरिया को स्टरलाइज कर देता है। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि इकोलॉजिकली वो सबसे बुरा ऑप्शन है और प्लस महंगा बहुत होता है। भले एनर्जी कॉस्ट कम है लेकिन कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई है। और प्लस उसमें आपको ये क्या बोलते हैं, केमिकल्स भी डालने पड़ते हैं ताकि वो सारे मेम्ब्रेन सब हेल्दी रहे, जो मुझे रिसेंटली पता चला कि लार्ज स्केल में ये सब भी करना पड़ता है। तो वो समझ लिए कि पैसा में आप सीधा आग लगा रहे हो और इकोलॉजी को तो आप सीधे मिसाइल ही मार डाल रहे हो। तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन, और ये सब सब लेक का वही हालत है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि डैम बनाने से नदी गायब हो जाती है। इसमें भी ईरान को भी भूत काट लिया था उन्होंने। हूवर डैम देख लिया, उसके जो एम्परर थे पहले, अभी वाले नहीं, पहले वाले जो एम्परर थे वो देख लिया कि हूवर डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये नहीं देख रहे हो कि इक्वेटर से वो कितना दूर है। उनको हो गया हमारे बना एक दो शुरू में बनाए अच्छा से स्टडी स्टडी करके तो थोड़ा ठीक था। फिर सबको खुजली हो गया, और डैम बनाओ, और डैम बनाओ, और डैम बनाओ। अब तो पूरा शिफ्ट डिलीट कर दिया। और ये एक्चुअली ईरान ऑलमोस्ट डे जीरो के पास पहुंच रहा है। डे जीरो का वो मतलब होता है कि पानी खत्म, पानी कम नहीं है, खत्म। दी एंड, खत्म हो गया सर। पानी है ही नहीं, हम कहीं से नहीं दे सकते आपको। ये बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं डे जीरो के। डे जीरो बहुत रेयर चीज है, बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, लेकिन ये पूरा देश, इतना बड़ा आबादी का देश, डे जीरो के पास बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जा रहा है। मतलब कि अगर धड़धड़ा के तुरंत बारिश ना हो या कुछ तरीके से इनको इधर उधर से नदी ना मिले, जैसे इनके केस में पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान नदी तुम छोड़ो, तो वो सब समस्या अगर तुरंत नहीं सुलझाती, ये डे जीरो के बहुत ज्यादा पास है। और डिसैलिनेशन उतना दे नहीं सकता क्योंकि पूरा गवर्नमेंट पैसा जला डाले तो भी शायद ही कर पाए। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कम पैसे में, मतलब कि एक्चुअल कैपिटल और रनिंग दोनों कम हो, और आपका इकोलॉजी भी थोड़ा बच जाए तो अच्छा है, क्योंकि तब लॉन्ग टर्म कर सकें। नहीं तो फिर वही साइड इफेक्ट होगा। बस मुझे डिले नहीं करना, मतलब इतना लंबा कर देना कि सॉल्व कर लिया जाए प्रॉब्लम। और ये बाय द वे ये ईरान में है, वो बहुत चौड़ा नदी का था, हमको पता ही नहीं वो नदी के लिए था। लेकिन अब इंडिया में जब हम चलते हैं तो अब हर जगह जो रेलवे ब्रिज से गुजरते हैं वो सब फ्लाईओवर लगने लगा है, क्योंकि भैया नीचे नदी होती थी और हम लोग डैम बना के सुखा दिए। तो मिडिल ईस्ट का जो समस्या है ये बहुत सीरियस है, सबके लिए है और इसे सॉल्व करना है। डिसैलिनेशन का जो करंट सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, वो पैसा में भी आग लगाता है और कैपिटल के बारे में बात ही क्या करें।
तो सबसे पहला पॉइंट होगा, हमें स्टार्ट करना है पीवीटी से। पीवीटी क्या होता है? पीवीटी होता है फोटोवोल्टेइक थर्मल पैनल्स, यानी कि आप सोलर पैनल लेते हैं, उसके पीछे आप एक ये लगाते हैं, हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, प्लेट हीट एक्सचेंजर। कैसा होता है वो? अगर आप अपना सस्ता रेफ्रिजरेटर को खोलेंगे तो उसमें जो ये है रेफ्रिजरेटर वाला सेक्शन, उसमें जो रोल्ड एरिया है वही है रोल्ड हीट एक्सचेंजर। वो हीट एक्सचेंजर लगता है और इंसुलेशन लगाया जाए ताकि उसमें जो गर्मी वो फंसा रहे, बाहर आप लिक्विड से निकाल सको, ना कि हवा में डंप कर दें। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पीवीटी पैनल। पता नहीं यूरोप में लोगों को बुद्धि आ गई कि वो बनाने लगे, ये इंडिया को आना चाहिए। नहीं तो हमारे जितने हम लोग सोलर पैनल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सब कुछ ही साल में स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि जहां बेस टेम्परेचर बढ़ने लगा, सोलर पैनल की एफिशिएंसी घटेगी, फिर वो फ्राई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल आप कितना भी टेम्परेचर पर चला सकते हैं, क्योंकि वही समझिए, अगर आप पैनल को ठंडा कर पाते हैं तो पैनल लंबा चलता है, यानी कि वो 25 साल ऑलमोस्ट 100% दे पाएगा अपना। 100 तो नहीं, 90 तो दे ही सकता है। अभी क्या है कि बहुत खुशकिस्मत रहे तो 75% तक ड्रॉप होता है 25 साल में। वो एक्चुअली वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। तो आपको पैनल को ठंडा करना है, बिजली भी ज़्यादा मिलेगा और पैनल लंबे चलेंगे, ये 2 फायदा होता है। अब रहा बात कि आपको कितना ठंडा करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया में लोग कितना बेवकूफ़ी करते हैं, देखिए सोलर पैनल जितने इंडिया में बिकते हैं, मेरे छत पे भी लगा हुआ है, सबका प्लेट पे देखिए कि रेटिंग दिया होगा, ठीक है? और वहाँ पे आईएसआई इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ फूकता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे रेटेड है। इंडिया में 25 डिग्री सेल्सियस ठंडा में धूप में रखने पे नहीं होता है। कहाँ से वो 25 पे कर रहे हैं? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर पैनल में, चाहे आप किसी भी ब्रांड का लीजिए, जैसे वारी का लेंगे तो उसमें आराम से आपको ये कर्व मिल जाएगा। हर पैनल का मिलता है, हर पैनल मैन्युफैक्चरर कर्व बनाता है। वो कब बता देगा कि अगर आप ठंडा रखते हैं कितना पानी ये वाट्स मिलते हैं, 25 पे कितना मिलता है, 50 पे कितना मिलता है, 75 पे कितना मिलता है। आप जो देखें ना, अरे प्लेट उतना देता नहीं है जितना लिखा हुआ है, वो इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसका टेम्परेचर नहीं कॉम्पनसेट किया गया है। सेल का टेम्परेचर, चूंकि वो ग्लास से सैंडविच रहता है, ग्लास एक इंसुलेटर है, बल्ले बल्ले। साइड इफेक्ट है कि फोटॉन्स उसके आर पार जा रहा है, यानी कि अंदर गर्मी डाल दे रहे हैं लेकिन वो हवा उससे गर्मी को निकाल नहीं पा रहा है, वो भूंज जाता है। सेल आराम से 70 टू 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है। तो इसीलिए आपका आउटपुट जो है बहुत कम होने रहा है, सेल गर्म हो जा रहे हैं। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, अगर हम लोग तुरंत इसको पीवीटी में नहीं कूदे तो सारे जो सोलर फार्म है वो बोलेंगे सर बिजली नहीं बन रहा है, फिर कुछ साल बाद बोले सर पैनल बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए पीवीटी चाहिए। और पीवीटी का दूसरा फायदा है पानी के लिए। सोलर पैनल चाहिए, हीट एक्सचेंजर, इंसुलेशन चाहिए। मार्केट में है, कई सारी कंपनी बनाना शुरू कर दिया है। और आपको कितना ठंडा करना है? इसको इतना ठंडा करना है कि ड्यू पॉइंट से थोड़ा सा ही ऊपर रहे। ड्यू पॉइंट क्या होगा? थैंकफुली रेगिस्तान में जब आप बात कर रहे हैं तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और आप बहुत ठंडा कर दिए तो पानी का उस पर परत बन जाएगा, वो यूजलेस है। इसीलिए इतना ही ठंडा करना है कि ड्यू पॉइंट से, मतलब आपके सेंसर्स लगे रहेंगे सोलर पैनल के आसपास में, जो कि हाँ हमारा ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है उससे थोड़ा सा ऊपर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हिसाब से आता है ड्यू पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस, आप 27 डिग्री सेल्सियस टारगेट करोगे, 25 नहीं करोगे। तो वो करके आपको गर्मी निकालना है। अब रहा बात की, वो लोकेशन बेस्ड होगा, मैं एकदम क्लियर करता नहीं तो कंडेंसेशन आपको देखना है। अगर मान लीजिए जैसे ईरान के केस में कुछ कुछ टाइम में बहुत गंदा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है, 10% तक ड्रॉप कर जाता है, एकदम सूखा, वहां पे ठंडा कीजिए ना प्लेट को। आप वहां प्लेट को 10 डिग्री सेल्सियस तक भी ठंडा कर दीजिएगा तो भी उसमें पानी नहीं आएगा, क्योंकि इतना सूखा जगह है। तो वो आपको एडजस्ट करना है, अलग अलग मौसम पे एडजस्ट करना है, विंड पैटर्न के हिसाब से एडजस्ट करना है। लेकिन टारगेट वही है कि ड्यू पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ताकि पानी उस पर ना बनने लगे। ठीक है, वो आपका पहला कूलिंग टेम्परेचर मिलता है। दूसरा, पैनल जो है उससे आपको क्या मिलेगा? पैनल से आपको दो चीज मिलेगा, हीट सोर्स मिल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। कितना? आपको रियलिस्टिकली सोलर पैनल आपको 25% देता है, जो सिंगल जंक्शन सोलर पैनल है। कुछ कुछ कोशिश की जा रही है, डेवलपमेंट हो रहा है जो शायद 30 छू सके या 29 छू सके, अभी रेडी नहीं है, बट शायद हो जाए। लेकिन 25 आप एक अच्छा एवरेज मान के चल सकते हैं। और हीट, कितना हीट मिलेगा? वो 60% निकल जाएगा। मतलब सोलर जो दे रहा है, सन आपको मान लिया बम बम दे रहा है, उसमें से 25 बिजली में निकल जाएगा, 60 गर्मी में निकल जाएगा, बाकी लॉस में चला जाएगा। तो इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो है कि अगर आप एक फार्म बनाते हैं जिसका प्लेट कैपेसिटी है 1 गीगावाट आवर इलेक्ट्रिकल, तो आपको 3 गीगावाट आवर थर्मल कैपेसिटी मिलता है, यानी कि थर्मल एनर्जी आपके पास जो है बहुत ही ज्यादा है। तो उसको हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बात उसका टेम्परेचर कम है। यानी कि उसमें गर्मी जो है, मतलब कि आप समझिए वाट जो है बहुत है, बम बम है, गीगा वाट है, तो यूज क्यों नहीं कर पा रहे? वोल्टेज बहुत कम है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। जैसे कि काफ़ी लोग सोचते हैं ना, पानी गर्म करो 100 डिग्री में गर्म हो जाता है। पानी थोड़े 100 डिग्री में कुछ करेगा आपका। कोल जो स्टीम इंजन बनाता है उसमें 400-500 डिग्री गर्म करता है। कोल पावर प्लांट उसमें 1600 डिग्री सेल्सियस का आग चलता है, 1600 डिग्री सेल्सियस का, तब जाके आपका टरबाइन चलता है। ये समझना बहुत जरूरी है, आपको हॉट एंड बहुत हॉट रखना पड़ता है। सोलर पैनल यहाँ से पे कितना देगा? बहुत हुआ तो 15 डिग्री का टी डेल्टा देगा। टी डेल्टा क्या है? आपका एम्बियंट टेम्परेचर जो है, जैसे मान लिया एम्बियंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है मेरे छत पे, तो उस पर अगर मैं ये प्लेट लगाता हूँ तो मुझे 65 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी वो देगा। वो ज़्यादा नहीं है, वो डेल्टा ज़्यादा नहीं है। गर्मी बहुत है, एनर्जी बहुत है, लेकिन उसे यूज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें उतना मतलब वही सोचिए कि आप चाहोगे कि आधा कर दो पावर, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज बढ़ाओ। तो
यही कारण, तो आपको 1 गीगावाट इलेक्ट्रिकल मिल रहा है और 3 गीगावाट थर्मल मिल रहा है, और ये भी मतलब बोल रहे हैं इससे बेटर आजकल मार्केट में आने लगे हैं, लेकिन ये आराम से आपको मिल जाएगा। और वही पैनल को इतना महंगा पैनल लेने का फायदा क्या, पैनल आपको ज़्यादा बिजली देगा, ज़्यादा लंबा चलेगा, प्लस गर्मी देगा। वो गर्मी डीसैलिनेशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब रहा बात की वो जो गर्मी है, वो मैंने आपको बताया लो टी डेल्टा का है, और उसको डायरेक्ट आप उतनी बड़े एरिया से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए रेफ्रिजरेशन सर्किट, यानी कि अमोनिया चाहिए आपको। अमोनिया क्यों चाहिए? क्योंकि जो अमाउंट के बारे में लोग बात करें गीगावाट आवर में, यानी कि अगर 1 गीगावाट का फार्म भी बनाते हैं, जो कि इंडिया में हर कुछ महीने साल में बनते रहता है, वो अगर आप बात कर रहे हैं, तो मिनिमम 3 to 4 गीगावाट का थर्मल कैपेसिटी आपको डालना पड़ेगा। उतना सिर्फ अमोनिया स्केल करता है। और पैनल जो है कूल्ड करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। पैनल को आप ये नहीं कर रहे हो गर्म होने से, ना ना, ठंडा कर रहे हैं, ड्यू पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आप उसको कर रहे हैं, इसीलिए रेफ्रिजरेशन चाहिए। रेफ्रिजरेशन का 2 फायदा होगा, आपको कंट्रोल वेक्टर मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी के बारे में बात करें, वो सिर्फ अमोनिया हैंडल कर सकता है। पैनल आपको ठंडा करना है, इसलिए करना है ताकि मतलब पैनल की जो रेटिंग है वो चले। और हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा, जो कि आप इस्तेमाल कर पा जाएंगे लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो यील्ड बढ़ जाएगा। और अमोनिया बेस्ट चॉइस है, क्यों? क्योंकि वो बहुत इफिशिएंट होता है, मतलब रेफ्रिजरेंट के मामले में उससे बेटर थर्मोडायनेमिक रेफ्रिजरेंट शायद ही कोई है, मतलब सीधे सीधे शायद ही कोई रेफ्रिजरेंट है जो उसके आसपास आता है। दूसरा, वो सस्ता है, लो कॉस्ट है, ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं करेगा, बहुत आराम से करते हैं। लॉन्ग लाइफ स्पैन है, यानी ये इंडस्ट्रियल प्लांट के तौर पे बनाया जाता है, इंडिया में भी भरे पड़े हैं। आप एक बार बनाओ 30 साल तक मेंटेन करते रह सकते हो, कोई दिक्कत। और स्केलेबल, मतलब कि आप डिस्ट्रिक्ट कूलिंग का काम कर सकते हैं, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। और रहा बात कि कितना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा, कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि यानी आप 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालते हैं, कूलिंग आपको 3 किलोवाट मिल रहा है, तो 1:3 आपका 3 का सीओपी आ रहा है। तो आप कितना सीओपी में, सीओपी डिपेंड करता है टेम्परेचर डेल्टा पे। यहीं पे ट्रिक आ रहा है, आप समुद्र के गहराई से पानी निकालो, कितना गहराई से कम 100 मीटर से या 200 मीटर से आप पानी खींच रहे हो। इंडिया वाले केसेस में 400 से 600 मीटर तक के बीच में पाइप डाला जाता है। तो जितनी गहराई से, और अगर आप बहुत ज़्यादा गहरा चल जाते हो, आप थोड़ा बह जाते हो कि भैया ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से पानी निकालते हैं, पता नहीं उतना भयंकर पंप कहाँ से मिलेगा आपको, लेकिन आप कर सकते हो। अगर वो आप करते हो तो पानी आपको मिलेगा 4 डिग्री सेल्सियस का, यानी रेफ्रिजरेशन का जो सीओपी है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी जाना चाहती है वहाँ। मतलब आपका ये प्लेट कितना हॉट है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, एवरेज 50 डिग्री सेल्सियस। कूलिंग मीडियम कितना है आपका सर? कूलिंग मीडियम है सर आपका चल रहा है, यानी जहाँ कंडेंसर रखेंगे वो चल रहा है 4 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। सर गर्मी अपने चला जाएगा, सीओपी का आप गिनो मत, 8 to 9 या 10 सीओपी से भी ऊपर आप चलने लगोगे। तो सीओपी जो है आपको बहुत इसमें फायदा देने वाला है। ये बस आपको डिपेंड करता है आप कितना इनटेक नीचे करते हैं। इनटेक अगर आप रखते हैं कि जहां पे आपको 12 डिग्री सेल्सियस का पानी मिल रहा है, ठीक है, तो भी बेटर है। एम्बिएंट से नीचे जा रहे हो, ऑलरेडी आपका सीओपी बहुत हाई रहेगा, और नीचे दबाने लगते हो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये अमोनिया रेफ्रिजरेशन सर्किट, ये कॉमन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आदम जमाने से चली आ रही है, हम लोग इसी के भरोसे चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो जाए, जाइंट रेफ्रिजरेशन यूनिट हो जाए, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट कूलिंग यूनिट हो जाए, सब में यही चल रहा है। सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है, एडवांस नहीं है, महंगा नहीं है, और अमोनिया नेचर के लिए हानिकारक नहीं है। हाँ, करोजन थोड़ा सा होता है, मतलब ये जो पाइपिंग है वो थोड़ा सस्ता वाला आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, थोड़ा सा उसमें स्टेनलेस इस्तेमाल करना पड़ता है, बट वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, तो किसी को उतना टेंशन नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म चिल। अब आते हैं यहाँ तक, तो हमने क्या बनाया, हमने सोलर पैनल बनाया जो हमें बिजली देगा, हमने उसमें पीवीटी डाला ताकि थर्मल एनर्जी मिले, रेफ्रिजरेशन सर्किट डाला ताकि उस थर्मल एनर्जी को अच्छे से निकाल सकें, उसे यूज कर सकें। मैंने आपको बताया एनर्जी बहुत है लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है। तो अब हमें डालना है लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन, यानी कि ये सिस्टम जो इंडिया में यूज होता है, ये है NIOT का बनाया हुआ है। तो आइडिया ये होता है कि आप कोल्ड वाटर लेते हो। अब रहा बात कि यहाँ पे कोल्ड वाटर नहीं होगा, यहाँ पे एक ही सोर्स है कोल्ड वाटर जो आ रहा है, और उसको आप दूसरे यहाँ वार्म वाटर साइकिल में डाल दे रहे हो। वार्म वाटर साइकिल में आप रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर को ठंडा कर रहे हो, तो ये पानी गर्म हो जाएगा, कंडेंसर ठंडा हो जाएगा, और ये आप डाल रहे हो एक फ्लैश चेंबर में। फ्लैश चेंबर में क्या हो रहा है, यहाँ पे पंप से जा रहे हैं, पानी है, और पानी को आप फोर्स कर रहे हो बाहर में, और यहाँ पे आपने वैक्यूम पुल कर दिया। पहली बात तो आपने पानी बम बम गर्म किया है, अब आप इस पर वैक्यूम पुल कर रहे हो, ये बहुत आराम से इवेपोरेट हो जाए। कितना टेम्परेचर पे? आराम से, ज्यादा टेम्परेचर जैसे आपको नीचे 23 डिग्री 24 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लग जाता है, यानी कि पानी फेस चेंज करता है। अब रहा बात, फेस चेंज करना सिर्फ आधा है, आपने गर्मी डाला, पानी बॉईल हो गया, उससे क्या होगा? बात है, मैंने इसे बताया कि ठंडे आपको गहराई से पानी निकालना है, वो अब आपका कंडेंसर में जा रहा है, जो वाटर वेपर कंडेंस करेगा, वहां पे आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज है ये बहुत माइल्ड रहता है, मतलब कि आपने 100 लीटर डाला, उससे 1 लीटर ही बॉईल किया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि ब्राइन का प्रोडक्शन जो है वो नेग्लिजिबल रहे। जैसे कि ये इंडिया में जहाँ जहाँ किया गया, जो आइलैंड पे किया है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो पूरा एरिया को स्टेरलाइज कर देना, मछुआरे जान मार डालते हैं। तो ये बहुत कम ये बढ़ाता है, क्या बोलते हैं, सैलिनिटी जो है, तो इसीलिए करते हैं। तो आप बेसिकली आप सी वाटर लोगे बम बम वॉल्यूम में, मतलब
1000 लीटर पर सेकंड का फ्लो चाहिए या उससे भी ज़्यादा, डिपेंड करता है आप कितना बड़ा चाहते हो। आप बहुत बड़ा पाइप से आएगा, ठीक है, उसमें छोटा सा पाइप आप निकाल दोगे, वो जाएगा जो कंडेंसर को ठंडा कर, कंडेंसर को ठंडा करने में वो गर्म हो जाएगा, वो गर्म होकर आप उसे फ्लैश चेंबर में डालेंगे, फ्लैश चेंबर में आप वेपर में बनेगा और जो बचा हुआ है वो निकल जाएगा। अब रहा जो वेपर है उसे आपको कंडेंस करना है, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। कंडेंस करने के लिए आप वो जो वाटर था जिसका जो डाइवर्शन के बिना डाइवर्टेड वाटर था, यानी कंडेंसर जो अनहीटेड वाटर है, उससे आप इसे कंडेंस करेंगे। ये सारा वैक्यूम चेंबर में करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बिजली ना देना पड़े। बोल रहे नहीं, इंडिया में जो किया जा रहा है वो 23 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपके पास कई गीगावाट की एनर्जी है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। यानी ये जो सेक्शन में आप बिजली डाल रहे हैं यानी एनर्जी डाल रहे हैं वो बहुत हाई है, तो हमारे पास तो है ना उतना हाई। और टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप ये समझिए, भले आप पानी का ये चेंज कर सकते हैं, डिप्रेस कर सकते हैं कितना पे वो बॉईल करे, लेकिन फेस चेंज एनर्जी को नहीं छेड़ सकते। यानी फेस चेंज यानी ये लिक्विड से गैस में कूदने वाला जो एनर्जी है वो अभी भी उतना ही रहेगा। हाँ, बस ये कर सकते हो उसे 0 से 100 ले जाके तब कूदे, वो जरूरी नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि भैया तुम 0 से 20 पे कूद जाओ, लेकिन कूदने में उतनी ताकत खाएगा। इसीलिए ये बहुत बढ़िया थर्मल सोक बन जाएगा, यानी कि लिक्विड कूलिंग कर रहे हो आप बेसिकली। तो ये आप वैक्यूम चैम्बर का आपको फ्लैश वाटर मिल रहा है और डाइल्यूटेड ब्राइन मिल रहा है। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, यानी कि आप जहां वापस भेज रहे हैं वो समुद्र का पानी को, वो स्वाहा नहीं हो रहा है। और कितना पानी के बारे में हम लोग बात करें, अगर एनर्जी टर्म्स के बारे में बात करें, छोटा प्लांट, बहुत छोटा प्लांट सोलर के मामले में 1 गीगावाट आवर का अगर थर्मल आपको टोटल एनर्जी दिया जाता है, आपको मिनिमम 1400 क्यूबिक मीटर वाटर मिलेगा, और ये पर आवर के हिसाब से चल रहा है। और माइल्ड ब्राइन है। और रहा बात कि जो कि आपके पास रेफ्रिजरेशन साइकिल है, आप बढ़ा सकते हो। ये आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल एक थ्रॉटल वाल्व देता है, यानी कि जब सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है करो, लेकिन कभी कुछ इमरजेंसी आ गई, बहुत पानी चाहिए, वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ तब ब्राइन जो है कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ने लगेगा। लेकिन आपके पास थ्रॉटल है कि मतलब 99% टाइम में आपको लोड नहीं लेना, लेकिन कभी हो गया, इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया, तो आप बढ़ा सकते हो। तो ये सिस्टम है, बनाया जा चुका है, टेस्टेड है, सॉर्टेड है, चल रहा है 10 साल से, किसी को कोई लोड नहीं लेना है, पता है। अब बस हम लोग बस वही कर रहे हैं कि 2 जगह से पानी पंप करने हैं, सरफेस से पानी लो और फिर डीप वाटर से पानी लो, सिर्फ डीप वाटर से पानी लो और उसका एक छोटा सा हिस्सा को बॉईल करो। तो ये हो गया आपका एलटीडी। ये अब आपको पानी देगा बिना ब्राइन के, और ये आपका जो सोलर पैनल को भी ठंडा रखेगा, क्योंकि टेक्निकली यही सोलर पैनल को ठंडा, रेफ्रिजरेशन बस उसे हेल्प कर रहा है कि भैया तुम थोड़ा सा होले होले से हो जाओ। इसलिए बोला कि 10 COP अचीव करना पॉसिबल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 50 डिग्री सेल्सियस का चीज को अगर आप ठंडा करना चाह रहे हो और आपका कूलिंग मीडियम कितना एस डिजाइन कितना सिस्टम है, कूलिंग 12 डिग्री सेल्सियस पे, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन आप फ्लो मतलब ईरान जैसा देश को ठंडा करना चाह रहे हो, मतलब ठंडा नहीं है, जिन कि उसको पानी पिलाना चाह रहे हो, तो ये चेंबर सब बड़ा हो जाएगा। ये बनाएगा था 1000 क्यूबिक मीटर अ डे, यहाँ पे आप बात कर रहे हो पर घंटे, तो थोड़ा बड़ा चाहिए। या खूब सारे छोटे भी रख सकते हैं, उसमें मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्टेशन ये सब आसान हो जाएगा। तो अब रहा बात कि ये तो हो गया बेस टेक्नोलॉजी की, आप सोलर फार्म लेंगे, जगह का कोई कमी नहीं है, सन का कोई कमी नहीं है, उसमें पीवीटी लगाएंगे ताकि पैनल्स चल सके, और जो आपको थोड़ा सा बिजली चाहिए वो भी मिल जाएगा। जो उसका थर्मल एनर्जी वो आपका मेन काम कर रहा है। रेफ्रिजरेशन के लिए आप मेन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कीजिएगा, और पंपिंग के लिए कितना 25% टू 50% आपका जो सोलर फार्म का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है वो इधर चला जाएगा। बचा हुआ का क्या करोगे, बेच दो वापस। तो यहाँ पे आप वही समझिए, ये करके आप आराम से देश को पानी दे सकते हैं, थोड़ा सा बिजली भी दे सकते हैं, आरओआई जल्दी कर सकते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, अगर आपका देश तेल और गैस बेचता है, आप कभी नहीं चाहोगे कि आप खुद उसको अटकने लगो। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि रशिया इतना इलेक्ट्रिफिकेशन पे क्यों मेहनत करता। उनके बसेस सोवियत यूनियन टाइम से बस इलेक्ट्रिक पे चल रहे हैं, जिसे ट्रॉली ब्रश कहते हैं, कि मतलब 2 ठो ब्रश हो, क्योंकि नीचे मेटल रेल नहीं है ना, तो 2 करके इतना क्यों करते थे। बात है कि तेल उल दूसरों को बेचना चाहते थे, भैया उससे प्रॉफिट आएगा, हम बिजली पे चलते हैं, हम इफिशिएंट रहेंगे, हम आपको बेचेंगे। आप बुरा को खरीदने के लिए, मैं समझदार हूँ बेचने के लिए, बहुत समझदार थे इस मामले में। तो आप भी वही करना चाहोगे कि अगर मैं ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री रखता हूं तो वो बेचने के लिए, खरीदने के लिए नहीं। बेचो, खरीदो नहीं। तो इसीलिए आपकी जितनी थर्स्टी इंडस्ट्री है, जैसे कि ईरान का सबसे बुरा केस है कि जो लोग ऊपर में है, पहुंच वाले लोग हैं, वो स्टील प्लांट लगा दे। सर आपका ये पूरा गांव का पानी आप गटक रहे हो स्टील प्लांट चलाने के लिए, और अब तो इनका इतना गंदा हो गया कि स्टील प्लांट जो है वो इतना पानी गटक रहा है कि पूरा एक रीजन को स्वाहा कर दे रहा है। पूरा ये रीजन स्वाहा कर दे रहा है एक स्टील प्लांट। सर वो स्टील प्लांट को आप शांति से समुद्र के पास डालो और उसमें रेफ्रिजरेशन लगाओ, और उससे आप ये चलाओ, एलटीडी चलाओ, लो टेम्परेचर थर्मल, ताकि आपको पानी गटकने की जगह पे पानी वो देने लगे। तो ये आपको करना पड़ेगा धीरे धीरे। सारे इंडस्ट्री जो है जो पानी गटकते हैं उसे आपको कोस्ट के पास लाना है। हाँ, एकदम कोस्ट के अंदर मुंह पे मत डाल दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा भी सुनामी हो दिक्कत हो जाए, बट थोड़ा सा आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा, कूलिंग
जो है कूलिंग, कहीं पे भी कूलिंग टावर्स के लिए आपको पानी नहीं खपाना, आपके पास वो लग्जरी नहीं है, वो पानी बनाने वाला है। हीट है तो आप उसे डिसैलिनेशन कर सकते हैं, वो कीजिए। अब रहा बात की, ये तो आपका समस्या लॉन्ग टर्म में सॉल्व करता है। फिर पानी ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आप बड़ा बात कर रहे हैं। अब रहा बात की, अगर आप मूर्ख होंगे सोवियत यूनियन जैसा या इंडिया जैसा कि खुले में टॉप में भेजेंगे, कनाल्स में तो पानी जाएगा नहीं। तो पाइप्स ही इकलौता चीज है कि थैंकफुली ईरान को भी बुद्धि आ रहा है, इंडिया को पता नहीं कब आएगा, लेकिन ईरान को भी बुद्धि आ गया कि खुले पानी में नहीं भेज सकते कि हाँ भैया हम कनाल खोद देंगे, उसमें पानी भेज देंगे, पानी चला जाएगा। पानी कुछ नहीं जाएगा, पानी बस इवापोरेट हो जाएगा। इंडिया आधा नदी गंवा देता है इस चक्कर में कि भैया हम ना 60 डिग्री सेल्सियस में ऐसे हवा में पानी बहाएंगे। इट्स लाइक पाइप में डालो, हाँ पाइप बॉईल करने लगेगा लेकिन पानी पहुंच जाएगा। आपको बस ये करना होगा कि रात को खोलो। तो पाइप से ही आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। थैंकफुली इनका बुद्धि आ गया है, अब ये पाइप से सारा चीज करने का कोशिश कर रहे हैं। 3-4 ठो पाइपलाइन ये ऑलरेडी बना चुके हैं डिसैलिनेशन प्लांट से, बस वो डिसैलिनेशन प्लांट चला नहीं पा रहे क्योंकि वो जितना ऑयल एंड गैस बाहर बेचेंगे उतना उनको खुद खपाना पड़ रहा है। तो और इकोलॉजी के बारे में बात ही क्या करें। तो वही है। और रहा बात की कहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है आपने पानी भेज दिया, शहर तक के सब जगह पहुंच गया, हो गया। पानी स्टोर कहाँ करेंगे, सबसे बेस्ट जगह है एक्वाफर में, यानी कि जमीन के नीचे जहां से वो ऑलरेडी ये करते हैं। और वो दो समस्या का सॉल्व करेंगे इनका। अभी इनके यहाँ बहुत सारे सिंक होल बनने लगे हैं, यानी कि जमीन धंसने लगा क्योंकि पानी अपनी जैसे गटक गए, वहां वापस भरो। सबसे बेस्ट जगह है, सेफ जगह है, कोई टेंशन नहीं है, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बनाना, नहीं हमने पहले ही बनाया हुआ है। जगह जगह पे आप बोरवेल्स बनाए हुए हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, भरना शुरू करो, 1-2 साल में धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको ओपन रखना भी है, वो खुला नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर हमेशा कोई कवर हो, जैसे कि ये सोलर कवर्स हो या ब्लैक बॉक्स जो आप देखे होंगे वेरिटासियम दिखाते थे, बोलेंगे वो ब्लैक क्यों है। बात है प्लास्टिक अल्ट्रावायलेट नहीं हैंडल कर सकता। प्लास्टिक को सबसे लॉन्ग टर्म में सस्ते में निपटाने के लिए आपको उसमें कार्बन ब्लैक पिगमेंट ऐड करना पड़ता है, वो अल्ट्रावायलेट संभाल पाता है। कार्बन ब्लैक इज ब्लैक, तो इसीलिए वो आपको ओपन वाटर में कहीं स्टोर नहीं करना है। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इनका सबसे बड़ा कमी था कि ये कूद जरूर गए कि हमें एग्रीकल्चर चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, बल्ले बल्ले। सर पानी आपका उस तरह का नहीं है कि बस आप ये फ्लड इरिगेशन करो। फ्लड इरिगेशन इंडिया में लोग कर सकते हैं, ईरान में नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। भैया आपको ड्रिप इरिगेशन करना है, वो इनको चेंज करना पड़ेगा। अब रहा बात की, हो गया ठीक है, चलो मान लीजिए इससे करके आप पूरा एक्सपेंड कर रहे हो, लेकिन बिजली तो 24/7 नहीं आएगा। जो लोगों को समझ नहीं है कि किलोवाट आवर का आप जो डॉलर दे रहे हो पर किलोवाट आवर पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इतना कम होता है सोलर में कि आप लिटरली क्लोज लूप पम्प्ड हाइड्रो प्लांट बना सकते हो। उसमें आप बिजली भेजो दिन में और रात में उससे बिजली निकालो। इसमें तो ग्रिड इनर्शिया भी मिलता है, तो वो करके आप आराम से अपने जगह को दिन रात सुबह शाम बिजली दे सकते हो। और रहा बात, गैस पावर प्लांट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, बस उसे कम थ्रॉटल कर दो कि भैया सोलर आपका मेजॉरिटी लोड ले रहा है और रात में ये सब लोड ले रहे हैं, और बीच में जब कभी अप डाउन होता है तो आपका गैस पावर प्लांट चलेगा। ये ईरान का है, ये ईरान बोल रहा हूँ, इसराइल का है, चाइना वाले ने बनाया है। क्लोज लूप है, मतलब कि इसे नदी उदी से कोई लेना देना नहीं है। और ये खुला रखें, बट खुला रखना नहीं चाहिए आपको एक्चुअली। वहाँ पे आप इस पे सोलर पैनल से कवर कर दिए कि थोड़ा सा और एडिशनल बिजली मिल जाए, सस्ते में निपटाना है, ब्लैक बॉल से कवर करें, लेकिन पानी को सनलाइट नहीं दिखना चाहिए और पानी को खुला हवा नहीं मिलना चाहिए। तब जाके आप इसे लॉन्ग टर्म संभाल सकते हैं कि ठीक है वहाँ पे लोग हैं, वो हंसी खुशी अपना घर जवार चलाएंगे, ना कि बाहर भागने लगेंगे। बाहर भागने से सबकी बैंड बजेगी। तो इसीलिए ये समस्या सॉल्व किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो लोग को है कि हाँ भाई हम फाइटर जेट लड़ेंगे, मिसाइल फायर करेंगे, वो ज़्यादा सस्ता है कि बुद्धि लगा के समस्या का समाधान कर लें। क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी हम बात किए सब है मार्केट में है, मतलब फ़ोन उठाइए कंपनी दे देगी। हाँ सर कितना पीस चाहिए, ले ना सर, काहे सिर खा रहे हो, टेक इट एंड गो। और पैसा की कमी नहीं है इनके पास, खासतौर पे ईरान के पास। अगर आप बंकर बनाने का पैसा रखते हैं सर, पाइप सस्ता है उससे, पाइप उससे बहुत सस्ता है। सोलर पैनल सस्ता है सर, आप शाही ड्रोन बना सकते हैं सर, सोलर पैनल सस्ता है, रोना नहीं है आपको, वो आराम से सस्ते में। और इसीलिए हम अमोनिया सर्किट पर बात किए, कोई नौटंकी नहीं है, आदमजवानी की टेक्नोलॉजी, आप आराम से बना सकते हो। तो है मतलब बहुत अच्छा से ऑप्शन है जहां पे आप जितने भी मतलब जिनके पास सी बॉर्डर्स हैं उनको आप सल्टा सकते हो कि भैया तुम पानी अपने से लो। होपफुली इतना भी आप कर सकते हो कि सर ईरान पिलाना शुरू करे अफगानिस्तान को, कि अफगानिस्तान की बैंड बजी, पाकिस्तान नहीं देता है तो ईरान को नहीं मिलता, ईरान को नहीं मिलता है तो अफगानिस्तान की बैंड बज जाती है, वो पाइप का लाइन है। तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। और जितना स्टेबल रीजन रहेगा आप और हम भले रहेंगे, नहीं स्टेबल रहेगा हम सबकी बैंड बजेगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं, रोते नहीं है, सॉल्व कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चला कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखी, चैनल कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।